Assalamu alaikum. I am Naeem Bukhari, or our today topic is about the thermochemistry, and about the thermochemistry, which is related to the heat of the chemical reaction. So let's start the thermochemistry chapter. Actually, thermochemistry is a branch of thermodynamics. And what is the thermodynamics? A scientific field that comprises the relationship between heat, work, and other forms of energy resulting from different chemical and physical processes. मतलब कि जब different chemical reactions हो या जब physical processes हो तो उनमें जो energy का जो change होता है from one form to another उसे हम thermodynamics कहते हैं. और thermochemistry जो है ये thermodynamics ही की एक branch है. लेकिन हम thermochemistry को किस तरह define करते हैं? It is defined as energy change when a chemical reaction take place. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते, लेकिन हम उसमें एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ते थे. तो थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम चेंज इन एनर्जी पढ़ते हैं. मतलब कि जब हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होते हैं तो उस वक्त जितनी भी एनर्जी की जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं वो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो अब एनर्जी क्या होता है? हमें पता है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट और टू वर्क, या हीट प्रोवाइड करना या फिर कोई काम करना. ये हमारे पास डेफिनेशन है एनर्जी की. हमारे पास जो थर्मोकेमिस्ट्री इसका जो कंसर्न है वो एनर्जी के साथ होता है. और केमिस्ट्री में मोस्टली जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसमें हीट की बात कर रहे होते हैं. आपको पता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होती है या वो वहाँ पर रिलीज हो रही होती है. तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सिस्टम. मतलब सिस्टम हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम वर्क करें, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं. अब केमिस्ट्री में जो हमारा सिस्टम होगा वो हमारा ज़ाहिर है केमिकल रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं कि मीन जो भी हमारा जो इंग्रेडिएंट होगा वो हमारा सिस्टम होगा. तो सिस्टम के 3 टाइप्स होती हैं. एक है हमारे पास ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि देखें इसमें हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है. मतलब आप अगर एक गर्म टेस्ट ट्यूब को रखेंगे थोड़े से बाद टाइम बाद ये क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी. मतलब ये हुआ कि इसका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो उसके सराउंडिंग के साथ हो रहा है. और मैस ट्रांसफ़र भी, क्योंकि ऊपर से इसका जो लिड है वो क्लोज नहीं है तो इसके अंदर जो भी चीज़ हो सकती है वो बाहर जा सकती है और बाहर से कोई भी चीज़ है वो इसके अंदर आ सकती है. तो ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है. सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है क्लोज सिस्टम. इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और बट नो मैस. मतलब कि हम इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं. अब ऊपर से ना तो कोई मैस इसके अंदर आ रहा है और ना ही इससे बाहर जा रहा है. तो ये हमारा ऐसा सिस्टम है जिसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं. लेकिन इसमें देखिए कि हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल जैसे चाय का कप होता है. अब चाय तो उसमें गर्म होती है, हम उसके ऊपर ढक्कन भी दे देते हैं. अब ढक्कन देने से भी क्या होता है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि जो कप है वो 5 या 10 मिनट के बाद ठंडा हो जाता है. मतलब ये है कि मैस तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो सराउंडिंग हीट ट्रांसफ़र है विद देयर सराउंडिंग वो इसमें अभी भी हो रहा होता है. थर्ड जब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम. अब देखें ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने साइडों से इंसुलेट कर दिया है. तो इंसुलेट करने का ये फंक्शन फ़ायदा हमें होता है कि अब इस सिस्टम की जो हीट है वो इसके सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही. सेकंड इसके ऊपर भी लिड है, मतलब जो इसका मैस है वो भी इसके साथ क्या है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है. और इस थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ रहे हैं एफएससी में, इसमें हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम से होता है. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस. फर्स्ट जो आपको पता है हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और सेकंड जो हमारे पास है वो एक्सोथर्मिक होता है. तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन. मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है हमारे पास तो जिसमें जो हीट होती है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होती है. मतलब हमारा जो सिस्टम है वो अपनी हीट को रिलीज कर रहा होता है और वो हीट सराउंडिंग में जा रही है. एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. मतलब जो हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है. तो कुछ इसमें और कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस. एनर्जी इज आइदर लॉस्ट और गेन इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस. मतलब इस रिएक्शन में या तो एनर्जी जो है वो सिस्टम में आ रही होती है या वो सिस्टम से हमारे सराउंडिंग में जा रही होती है.
Energy is not destroyed, nor creation in either of the cases. The total energy of the universe remains constant at all time. This is the definition of first law of thermodynamics कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, ना वो क्रिएट हो रही होती है, एक्चुअली वो अपनी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो एनर्जी जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब लॉस का मतलब ये हुआ कि एनर्जी हमारे सिस्टम से हमारे सराउंडिंग में जा रही है, मीनिंग दैट द एनर्जी गिव्स द एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग्स। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इज इंक्रीज, देयरफॉर द हीट इज रिलीज इन द रिएक्शन। तो इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को पानी के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दें तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि आग लग जाती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ द एनर्जी इज गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मीनिंग दैट द रिएक्शन गेट्स द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब अब ये हुआ कि अगर हमारा सिस्टम हमारी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में देखें जो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनकी एनर्जी कम है। अब इनकी एनर्जी क्यों कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली गई है, मतलब कि रिलीज हो गई है। दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर कम है। अच्छा, ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है ना, हाई एनर्जी हिल बैरियर, ये वाला, तो रिएक्टर्स उस वक्त अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं जब रिएक्टर्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो जब रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा, ये जो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे होती है, अगर ये इसको क्रॉस कर सकता है तो तब प्रोडक्ट बनेगी। अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। तो इसको ये जो क्रॉस करने के लिए जो रिएक्टर्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आप देखें जो डेल्टा एच होता है, ये जो हमें कलर डिफरेंट जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये ब्रिंजल कलर टाइप जो है हमारे पास, पर्पल कलर, तो इसमें आप ज़रा देखें कि ये एनर्जी रिलीज्ड है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हुई है। तो दिस थिंग इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो ये डेल्टा एच होगा इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी हमारी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब की है, ठीक है। और इसके अब देखें डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा ए है, मतलब सॉरी नॉट डेल्टा ए, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि आपको शुरू में अप्लाई करनी पड़ी है इतनी ज़्यादा हीट, तब ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड हुआ है और उसने प्रोडक्ट बनाई है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये जो हीट कहाँ से आ रही होती है, ये एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रहा होता है हमारी सराउंडिंग से। और रिएक्टर्स टू प्रोडक्ट्स का जो डेल्टा एच है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे सराउंडिंग से। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो स्पेशली इनमें आपको डेल्टा एच जो कि लोअर वाला एरो होता है और जो ऊपर वाला एरो जो ये हिल को जो हाई एनर्जी बैरियर को जो क्रॉस करता है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एज यू सी इन द केस एक्सोथर्मिक, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी, बट दिस इज इन रिटन फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर एंड हीट। थर्मल एनर्जी तो आपको पता है दिस इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त जो रैंडम मोशन स्टार्ट होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी कहते हैं। फिर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा हीट को उसको गर्म कर रहे होते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और थर्मल एनर्जी के इंक्रीज होने से सिस्टम का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज विद डिफरेंट टेम्परेचर्स इज रेफर्ड टू एज अ हीट।
तो ये आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल गई है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है। तो हीट एक्चुअली क्या होता है, ये फ्लो ऑफ, मतलब कि आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, when the one which having high energy, the second which having lower energy. तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, मतलब एक का टेम्परेचर हाई होगा और एक का लो होगा। ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज अकर वेयर फ्रॉम अ सब्जेक्ट विद हायर काइनेटिक एनर्जी टू सब्जेक्ट विद अ लोअर काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारे पास एक डेफिनेशन है दिस रिलेटेड टू हीट। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसको हम सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि जो हमारे यूनिवर्स है इसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, या हम इसको कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Okay, some quantity of heat at a constant pressure is provided. Some of this heat is used up in the increasing the internal energy by an amount. What is the internal energy? Sum of all possible energies of a system. एक सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी उसकी जो पॉसिबल एनर्जीज होती है ना, हम उसको उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जितने भी उसकी पॉसिबल एनर्जीज हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट द सिस्टम परफॉर्म वर्क बाय मूविंग द पिस्टन अप, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक मूविंग पिस्टन है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पिस्टन के अंदर कुछ गैस है, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पिस्टन जो है वो राइज कर लेगा, क्योंकि प्रेशर उस पर एक्सर्ट होगा गैस का, तो पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वर्क डन बाय द सिस्टम और सराउंडिंग हैज़ नेगेटिव वैल्यू। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि सिस्टम जब हमें काम करके देता है तो फिजिक्स में वो पॉजिटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है। इट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, देन इट हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। If heat is provided to a system at a constant volume, then no work will be done. मतलब अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे वर्क डन भी नहीं होगा। And the heat only increase the internal energy of the system. मतलब आपने एक फिक्स वॉल्यूम वाला पिस्टन रखा हुआ है, उसमें जस्ट जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने से जस्ट गैस के जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपका पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा तो इसलिए उस पर वर्क डन नहीं होगा। In this case, the mathematical form of first law of thermodynamics will be. तो अब ये हमारे पास देखिए एक पिस्टन है, इसको हम ये कोई भी हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इतना जो इसका ये वॉल्यूम 1 है तो ये हमारे पास का वॉल्यूम 2 हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। इज इट लाइक दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल है, वो एरिया के और उसके डिस्प्लेसमेंट के, मतलब कि जो उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया है। इस पर जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स क्यों ऊपर लग रही है पिस्टन के ऊपर, ये क्यों राइज कर रहा है, एक्चुअली हम इसको क्यों हीट हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो हमारे अंदर जो भी सिस्टम है हमारा वो एक्सपेंड हो रहा है। जब वो एक्सपेंड होगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइंस है, ये इसका एरिया। तो फोर्स जो इस पर अप्लाई हो रही है, देखिए इसमें क्योंकि डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है तो फोर्स हमारे पास इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो चेंज इन वॉल्यूम अभी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब कि चेंज इन एनर्जी इक्वल है हमारे पास क्यू हीट के प्लस डब्ल्यू जो कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। ये जो हम क्यू उसको सप्लाई कर रहे हैं हीट, और साथ में जो फोर्स इसके ऊपर लगी, फोर्स में कि फिर क्या हुआ कि ये वर्क अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके रिजल्ट में देखिए पिस्टन जो है वो ऊपर चला गया, जिससे क्या हुआ चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास है। इज इट हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम एंड एट द टाइम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कि जितना हमारा सिस्टम है जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो उसमें जो भी मालिक्यूल्स की जो भी ऑल जो पॉसिबल एनर्जीज थी वो इंक्रीज हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हम यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं उसका यूनिट या तो हम जॉल यूज़ करते हैं या फिर हम कैलोरीज में यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि जो 1 कैलोरीज है वो इक्वल होता है 4.18 जॉल्स के।
तो कैलोरी और जॉल्स दे वर टू साइंटिस्ट, तो उनके नाम पे ये नाम आसान किए गए थे। तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल्स इज इट। तो ये आपके भाई यूनिट होगा इस एनर्जी का जो प्रोवाइड कर रहे हैं पिस्टन को। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इजी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सिंस यू नो कि दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आपको पता है कि इसमें जो प्रेशर है दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फोर्स विच इज अप्लाइंग हियर। तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो आपको पता है कि वर्क की जो डेफिनेशन होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे आप इसको बेशक चेंज इन डी कह लें या आप चेंज इन हाइट कह लें, क्योंकि इसकी हाइट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास वर्क भी आ गई आपको इक्वेशन और प्रेशर की भी आ गई है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो हमारा वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हाइट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, अब क्योंकि देखें इस पे एक्सपेंशन हो रही है, मतलब आपने कि जब हीट प्रोवाइड की तो ये सिस्टम हमारा क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड होने से देखें वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, मतलब कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो वॉल्यूम जो चेंज हुआ है हमारे पास, तो आपको पता है कि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हाइट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो केवल डेल्टा वी की जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देन वी विल गेट अनदर फॉर्म। ओके, अब हमने जब इसको पुट किया इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, देखिए माइनस का साइन इसलिए है बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग के ऊपर। अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो हम फिर इसको पॉजिटिव करते। लेकिन एक चीज़ का अपने माइंड में याद रखना है कि फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और केमिस्ट्री में ये देखें वर्क डन बाय द वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो फिजिक्स में पॉजिटिव है लेकिन केमिस्ट्री में ये नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास है माइनस पी का, इसलिए नेगेटिव साइन है कि द वर्क इज डन द वर्क ऑन सराउंडिंग, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास आ जाता है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, जो कि आपने हीटर्स को प्रोवाइड की है, माइनस पी जो है वो आपको पता है उसमें जो प्रेशर है, और चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपके पास एक्चुअली वर्क है पी एंड डेल्टा वी। तो दिस थिंग इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स। तो इंजन में भी इसी तरह ही हो रहा होता है, बर्निंग हो रही होती है, एक्सपेंशन हो रही होती है, जिससे फिर ऑटोमोबाइल इंजन जो है वो वर्क करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम वर्क विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अच्छी तरह आपने याद करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी एंथैल्पी। मतलब कि एंथैल्पी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको पता है कि सिस्टम में एनर्जी आ भी रही होती है, सिस्टम में से एनर्जी जा भी रही होती है, तो हम उसको नाम दे देते हैं एंथैल्पी। मतलब हम इसको कहते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम का जितना भी टोटल हीट कंटेंट है हम उसको एंथैल्पी कहते हैं। तो इसको डिफाइन एज सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक का है, एंथैल्पी H इज इक्वल टू एनर्जी प्लस वॉल्यूम सॉरी वर्क, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि हम कभी भी डायरेक्ट किसी एंथैल्पी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम हमेशा चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी एंड देन वर्क हम इसको फाइंड करते हैं। तो वर्क की जगह आपको पता है यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हमने पढ़ा था, तो ये आपके पास एक एंथैल्पी की न्यू डेफिनेशन होगी। मतलब कि एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर इट इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए स्टेट फंक्शन जैसा कि वॉल्यूम है हमारे पास, टेम्परेचर है, तो ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शंस एक ऐसी वैल्यूज होती हैं
जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती हैं, मतलब हमें ये इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इसने किस पाथ को फॉलो किया और इसमें जो चेंजिंग आया। इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ का फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो स्टेट जो फंक्शन है वो चीज़ों का या तो उसकी इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है या उसकी फाइनल स्टेट के ऊपर। In case of a chemical reaction, the amount of heat lost or gained during the reaction is known as the enthalpy of reaction and this is denoted by delta H। तो यहाँ पे मैं फिर एक पॉइंट रिपीट करूँगा कि हम एंथैल्पी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, स्टेट फंक्शन है, तो हम सिस्टम्स की चेंज इन एंथैल्पी मेजर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम के बारे में। इज इट? तो थैंक यू वेरी मच।